जिंदाबाद, श्री अभय सिंह चौटाला जी जिंदाबाद, श्री ओम प्रकाश चौटाला जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बसपा इनेलो गठबंधन जिंदाबाद, बसपा इनेलो गठबंधन जिंदाबाद, बसपा इनेलो गठबंधन जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, चौधरी देवीलाल जी अमर रहे, चौधरी देवीलाल जी अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहे। परिवर्तन हम लाएंगे, भ्रष्टाचार हम मिटाएंगे, हरियाणा चमकाएंगे। इनेलो और बसपा का नई सोच और नए जोश का तो हरियाणा में जीतेगा, तो हरियाणा में जीतेगा इनेलो बसपा। जलवा इनेलो बसपा का होगा, जलवा इनेलो बसपा का होगा, इनेलो बसपा का होगा जलवा। सम्मानित साथियों, जिनका आपको बहुत देर से इंतजार था, हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री, इस देश के पीड़ितों, शोषितों, गरीबों की मसीहा, सर्वे समाज के मान और सम्मान का प्रतीक आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी आपके बीच में उपस्थित हो गई हैं। सम्मानित साथियों, पहुंच चुकी हैं, उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस के अवसर पर आदरणीय बहन जी आपके बीच में पहुंची हैं। सम्मानित साथियों, और मंच पर उपस्थित आपके बीच में श्री ओम प्रकाश चौटाला जी, जो इस प्रदेश के 5 बार मुख्यमंत्री रहे, सम्मानित साथियों, वो भी आपके बीच में पहुंच चुके हैं। उनके लिए भी जोरदार तालियों से, गड़गड़ाहट से स्वागत किया जाए। आपके बीच में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और श्री ओम प्रकाश चौटाला जी का आशीर्वाद प्राप्त करके, दोनों पार्टियों की लीडरशिप, बड़े नेताओं की सहमति से, उनके आशीर्वाद से इसी गठबंधन के होने वाले सीएम आपके बीच में उपस्थित हैं अभय सिंह चौटाला जी। उनके लिए भी जोरदार तालियों से, गड़गड़ाहट से स्वागत किया जाए। सम्मानित साथियों, मैं इसी कड़ी में आदरणीय अभय सिंह चौटाला जी से आग्रह करूंगा कि आदरणीय बहन जी को मुकुट दे करके सम्मान पेश करें। मुकुट दे करके मेरे पास नोट है, लो, लिखो भी लिखो। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अभय सिंह जी मुकुट भेंट करके सम्मानित कर रहे हैं। आदरणीय बहन अंजलि जी, जो आदरणीय चौधरी साहब ओम प्रकाश जी चौटाला की सुपुत्री कुमारी बहन मायावती को पश्मीना शाल भेंट करके, साथ में सुनैना जी चौटाला आदरणीय कुमारी बहन मायावती जी को सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियों से आप इनका अभिनंदन करें। एक जयकारा लगाते हुए मैं सादर आमंत्रित करता हूं आदरणीय आकाश आनंद साहब को कि यहाँ हरियाणा प्रदेश के कोना कोना से पधारे हर नागरिक का अभिनंदन करें, अभिवादन करें।
मुकुट भेंट करवा दो अभय सिंह को और आकाश जी को मुकुट भेंट कराओ। कौन कौन बैठ कर रहे हैं? आप मुझे करता है कोई या हम करवाएं? आप करवा दें। आप करवाएं। अब मैं सम्मानित साथियों आग्रह करूंगा, आकाश आनंद जी 1 मिनट बोल रहे हैं। अब मैं आग्रह करूंगा सम्मानित साथियों कि हमारे पंजाब के नवा शहर के विधायक डॉक्टर नक्षत्र पाल जी अभय सिंह चौटाला जी को मुकुट भेंट करके स्वागत करने का काम करें। आदरणीय अभय सिंह चौटाला जी को मुकुट भेंट करके स्वागत करने का काम करें। डॉक्टर नक्षत्र पाल जी आगे लो। अब मैं हरियाणा प्रदेश बहुजन समाज पार्टी के महासचिव कृष्ण जमालपुर से आग्रह करूंगा कि हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी के उत्तराधिकारी आदरणीय श्री आकाश आनंद जी को मुकुट देकर सम्मानित करने का काम करें। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आदरणीय श्री आकाश आनंद जी से मेरा सादर अनुरोध है, ये हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से पधारे हुए हरियाणा के संघर्षशील लोग हैं, आप इनका अभिवादन करें। एक बार आप आकर के अपना शुभ संदेश। आकाश आनंद साहब, खास आग्रह और अनुरोध है आपसे, जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा। हमसे एक बुका भेंट करवा देना लोहान साहब से अभी, इसके बाद आओ आदरणीय आकाश आनंद। साथियों जय भीम। सबसे पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी को नमन करता हूं। साथियों, आज मैं आप सभी को चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिन पर आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आप सभी को शुभकामनाएं देते हैं। साथियों, आज हम सबके बीच में मौजूद उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री एवं पूर्व सांसद और लाखों करोड़ों बहुजन समाज के सभी भाई बहन, सभी माताएं, सभी बड़े बुजुर्गों की आशा, बहन जी के नाम से लोकप्रिय बहन कुमारी मायावती जी का भी तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथियों, हम सबके बीच में मौजूद श्री ओम प्रकाश चौटाला जी, जो इनेलो INLD के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और हम सबके बीच में हरियाणा प्रदेश के होने वाले मुख्यमंत्री श्री अभय सिंह चौटाला जी का भी तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथियों, आज आप सबके बीच में हम सबके बड़े यहां मौजूद हैं, तो मैं आप लोगों का और समय ना लेते हुए जिस तरीके से, जिस कर्म में हमारे सभी बड़े यहां पर आपको आशीर्वाद देने का काम करेंगे, तो आप उन सब का पूरा आदर सम्मान करके उन सब का मैसेज आप लेके पूरे हरियाणा में जाइएगा और इस कार्यक्रम को सफल बनाए। हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी नेतागण, हमारे सभी पदाधिकारी, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। यहाँ पर मौजूद हमारे सभी बड़े नेतागण, आप सभी का भी तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, नारनौंद विधानसभा से BSP इनेलो के संयुक्त उम्मीदवार
श्री उमेद लोहान साहब से मेरा निवेदन है, आदरणीय कुमारी बहन मायावती जी को बुक्का भेंट करके सम्मान करें। आदरणीय उमेद सिंह लोहान साहब, जोरदार तालियां लोहान साहब। साथियों, मुझे बेहद खुशी इस बात की, आज आपके बीच में मैं जिस शख्सियत को आमंत्रित करना चाहता हूं, जननायक चौधरी देवीलाल की राजनीति के राजनीतिक वारिस आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला द्वारा दिखाए संघर्ष के रास्ता पर चल करके हरियाणा प्रदेश के हितों के लिए एक लंबे समय से संघर्ष के मैदान में जूझ रहे हरियाणा प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री 2 मिनट भाई साहब, 2 मिनट का टाइम अभिवादन आपके बीच में आपको संबोधित करें, केवल 2 मिनट का समय लूंगा। आपको रामफल जी कुंडू पगड़ी भेंट करके सम्मानित कर रहे। साथियों, हरियाणा प्रदेश की संस्कृति में मान और सम्मान का सबसे बड़ा सूचक पगड़ी होता है और चौधरी साहब ओम प्रकाश चौटाला को जब जब हरियाणा प्रदेश में पगड़ी जहां जहां पहनाई गई, एक वाक्य इन्होंने कहा था कि चाहे मुझे कुछ भी हालात से गुजरना हो, हरियाणा प्रदेश के द्वारा दी गई पगड़ी को किसी गैर के दरबार में झुकने नहीं दूंगा। 85 साल की उम्र में 10 साल की कैद काटना कबूल कर लिया, लेकिन हरियाणा प्रदेश की पगड़ी को गैर की चौखट पर झुकना मंजूर नहीं किया। चौधरी अभय सिंह जी चौटाला, जिनके बारे में हरियाणा प्रदेश की दरो दीवार पर लिखा गया, हमारा झूठ में विश्वास नहीं, हमारा झूठ में विश्वास नहीं, हम तेरे सच के दीवाने हैं, हमें ऐशो आराम पसंद नहीं, हम तेरे संघर्ष के दीवाने हैं। तुमसे हमें दिखती है ताऊ देवी लाल की झलक, हम तो अभय सिंह चौटाला तेरे दीवाने हैं। और जब से SYL नहर की लड़ाई लड़ी, जब 24 फरवरी से पदयात्रा शुरू करी, 4000 किलोमीटर तय करके हरियाणा प्रदेश में आज आपके बीच में आए। हरियाणा प्रदेश की दरो दीवार पर लिखा गया, या रात अंधेरी बीत रही, या रात अंधेरी बीत रही, अब होनी सुबह उजियारी है। और ये खट्टर हुड्डा तो देख लिए, अभय सिंह तेरी बारी है। आदरणीय चौधरी अभय सिंह जी चौटाला। बहुत ही आदर और सम्मान के योग बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल जी के सम्मान दिवस पे आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में आए बहन कुमारी मायावती जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप सबके दिलों पर राज करने वाले आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी, बहुजन समाज पार्टी के पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के प्रभारी श्री रणधीर बेनीवाल जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, पूर्व में रहे मंत्री चौधरी रामपाल माजरा जी, मेरे साथ मंच पे बैठे हुए दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला और हल्का स्तर के सभी नेतागण,
90 के 90 विधानसभा क्षेत्र के दोनों पार्टियों के संयुक्त उम्मीदवारगण आज के इस चौधरी देवीलाल जी के सम्मान दिवस पे आए हुए हरियाणा भर के आदरणीय मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, साथियों, आज इस भांगड़ की ऐतिहासिक धरती पे लाखों की संख्या में आए हुए प्रदेश भर से जन सलाब के रूप में आज आप सब यहां आए। मैं आपका तहे दिल से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये जींद की धरती संघर्ष भरी धरती रही है। यहां के बहादुर लोगों ने हमेशा आदरणीय चौधरी देवीलाल जी को और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को न केवल राजनीतिक ताकत दी, बल्कि सदैव जींद के लोगों ने अन्याय के खिलाफ चौधरी देवीलाल ने जब जब भी लड़ाई लड़ी, आप लोगों ने पूरा समर्थन और सहयोग देकर करके उस आंदोलन को जीतने का काम किया। आपको याद होगा साथियों, सन 1987 के अंदर चौधरी देवीलाल ने राजीव लोंगोवाल समझौते का विरोध किया था। उस वक्त देश में, प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी और चौधरी देवीलाल ने जब उसका विरोध किया, भारतवर्ष के राजनेताओं ने चौधरी देवीलाल से कहा कि चौधरी देवीलाल, ये जो आपने फैसला लिया है, इससे हरियाणा प्रदेश को और पंजाब प्रदेश के आपसी भाईचारे में खटास आएगा। चौधरी देवीलाल ने कहा था, ये जो राजीव लोंगोवाल समझौता है, इस समझौते में हरियाणा प्रदेश के साथ पक्षपात किया गया है। मैं भी चाहता हूं पंजाब में शांति हो, पंजाब का उग्रवाद खत्म हो, लेकिन अगर कोई हरियाणा के साथ कुठाराघात करे, हरियाणा के लोगों को अपमानित करके, हरियाणा प्रदेश को कमजोर करके, हरियाणा के हिस्से के पानी को कम करके, हरियाणा की राजधानी पंजाब को दे करके अगर कोई वहां शांति स्थापित करना चाहता है, तो ये मेरे प्रदेश के लोगों के साथ सरासर अन्याय है। मैं इस अन्याय को कदापि सहन नहीं करूंगा और आखिरी दम तक हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ खड़ा होकर के हरियाणा के साथ न्याय कराने का काम करूंगा। साथियों, जब चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध शुरू किया था, उसका समापन दिल्ली में करके और चौधरी देवीलाल ने कांग्रेस के खिलाफ बिगुल बजाया था जींद की धरती से, समस्त हरियाणा सम्मेलन के नाम से। जैसे आज आप लाखों की संख्या में आज यहां आए हो, इसी तरह जींद के हुसुड्डा के ग्राउंड के अंदर लाखों की संख्या में हरियाणा प्रदेश के लोग चल करके आए थे और चौधरी देवीलाल को अपना आशीर्वाद, समर्थन दे करके कहा था कि हम आपको प्रदेश की बागडोर सौंपना चाहते हैं। हमें आपसे उम्मीद है आप हरियाणा के हितों को कमजोर नहीं होने देंगे। जिन लोगों ने हमारे हितों को कमजोर किया, उन लोगों को सत्ता से बाहर करेंगे। साथियों, चौधरी देवीलाल ने इसी धरती से ऐलान किया था और कहा था कि आप मुझे आशीर्वाद दोगे तो मैं ऐसी परंपराएं हरियाणा प्रदेश में शुरू करूंगा जो आज तक देश में किसी ने लागू नहीं करी। चौधरी देवीलाल ने सबसे पहले अपने संबोधन में, अपने भाषण में हरियाणा प्रदेश के लाखों लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर आप मुझे सत्ता सौंपोगे
तो मैं हरियाणा प्रदेश के हर बुजुर्ग जिसकी उम्र 60 वर्ष होगी उसको 100 रुपया माहवार पेंशन देकर के सम्मान देने का काम करूंगा। साथियों, चौधरी देवीलाल ने इसी धरती पे वायदा किया था और कहा था कि आज मेरे प्रदेश का किसान कमजोर है, आज मेरे प्रदेश के मजदूर की अनदेखी हो रही है, आज छोटा दुकानदार पिस रहा है। इसलिए मैंने ये फैसला ले लिया कि हरियाणा प्रदेश में सत्ता में आने के बाद उनका, छोटे दुकानदार का और गरीब मजदूर का 10-10 हजार रुपए का कर्जा माफ करूंगा। वहीं कहा था गरीब की बेटी की शादी में दिक्कत कठिनाई ना आए उसके लिए 5100 रुपये कन्यादान के भी देने का काम करूंगा। मुझे अच्छी तरह से याद है, चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री थे। चौधरी बंसीलाल कह रहे थे चौधरी देवीलाल तो बका रहे हैं, लेकिन चौधरी देवीलाल ने कहा बना दूंगा। और आपके आशीर्वाद से जब मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल ने विधानसभा में कैबिनेट की पहली बैठक बुला करके अपने कैबिनेट सेक्रेटरी को आदेश दे दिया कि जाओ लिख करके लेकर के आओ, 100 रुपया माहवार पेंशन 60 वर्ष के बुजुर्ग को दूंगा। लिख के लाओ 100 रुपया माहवार पेंशन, नीचे लिखो 10,000 के कर्जे माफ और उसके नीचे लिखो 5100 रुपये कन्यादान के। वो तीनों बातें लिख करके कैबिनेट में आई। चौधरी देवीलाल ने कैबिनेट से पास करवा के तीनों के तीनों आपसे किए हुए वायदों को पूरा करने का काम किया था। साथियों, इस धरती ने हमेशा हमें ताकत दी। उसके बाद जब जब भी हरियाणा प्रदेश में बदलाव आए, हरियाणा प्रदेश में पिछले 20 वर्षों से 10 वर्ष की कांग्रेस पार्टी का राज है और इन 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में सत्ता में रही है। साथियों, मैं बात करूं कांग्रेस के 10 साल के राज की, तो कांग्रेस के राज में केवल और केवल हमारे कृषि प्रधान देश को इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने CLU प्रधान प्रदेश बनाने का काम किया था। किसानों की बेहतर जमीन को दफा 4-6 के नोटिस दे करके किसान को औने पौने दाम पे बेशुम कीमती जमीन को बेचने पे मजबूर कर दिया था। कांग्रेस पार्टी के 10 साल के राज में अनेक ऐसे घोटाले हुए थे कि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की वजह से पूरी दुनिया में हमारा देश बदनाम हो गया था। उसके बाद के जो 10 साल थे भारतीय जनता पार्टी के, अगर मैं उसकी विस्तार से चर्चा करूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। साथियों, भारतीय जनता पार्टी का राज बनने के बाद जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों के साथ बड़े बड़े वायदे करके सत्ता में आए थे, सत्ता में रहते हुए जो वायदे लोगों से किए पूरा करना चाहिए था, वायदे पूरे करने की बजाय लोगों को परेशानी कैसे हो इस तरह के फैसले लेने शुरू कर दिए। याद होगा मोदी जी कहा करते थे हर घर में 15-15 लाख दूंगा। ये भी कहा था कि कांग्रेस के राज में जो धन लूट करके विदेश के बैंकों में जमा कराया गया है वो काला धन वापिस लाऊंगा, हर आदमी के खाते में 15-15 लाख जमा कराऊंगा। जब सरकार बनने के बाद पूछा गया पैसा दिया नहीं तो कहने लगे जुमला था। वहीं साथियों, किसान के साथ बड़ा धोखा किया। ये कहा था कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करूंगा। ये भी कहा था कि 2022 के अंदर किसान की फसल के दाम 2 गुना कर दूंगा और कहा था MSP का कानून बना दूंगा। 13 महीने तक किसान को दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पे बैठा करके 750 से ज्यादा किसानों की शहादत लेकर के मोदी को समझ में आया था कि किसान मर सकता है लेकिन घर वापसी नहीं करेगा, इन तीनों काले कानूनों को खत्म करा करके जाएगा। एक समय उस वक्त ऐसा भी आया था जब मैं उस किसान आंदोलन के अंदर आप लोगों के आशीर्वाद से किसानों के साथ लड़ाई लड़ रहा था, खड़ा था। मुझे किसान नेताओं की तरफ से ये कहा गया कि अगर सही मायने में आप हमारे मददगार हो, हमने पूरे देश के राजनेताओं के बीच में एक बात रखी है कि अगर आप हमारी मदद करना चाहते हो तो पहले पदों से इस्तीफा देकर के आओ, आप भी कोई बड़ा फैसला लो। मैंने अपने साथियों से बात करी और फैसला लिया कि हम चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे, हम उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलेंगे और फैसला ले लिया
कि 26 जनवरी तक या तो तीनों काले कानून खत्म हो जाएंगे, अगर ये काले कानून खत्म नहीं किए गए तो 27 जनवरी को इस्तीफा दे करके किसानों के साथ खड़ा हो जाऊंगा। 26 जनवरी को काले कानून खत्म नहीं हुए थे, 27 जनवरी को विधानसभा में जाकर के अध्यक्ष के मुंह पे इस्तीफा मार के और 27 जनवरी को किसानों के बीच में जाकर के खड़ा हो गया था, किसानों की लड़ाई लड़ी और तब तक उस लड़ाई में उनके साथ रहा था जब तक किसान के साथ सरकार की तरफ से जो भेदभाव किया जा रहा खत्म नहीं हो गया था। साथियों, भाजपा के राज में न केवल महंगाई बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा, भाजपा के राज में कानून व्यवस्था खत्म होगी, वहीं हमारे पढ़े लिखे नौजवान को जमीन बेच करके विदेश जाने पे मजबूर होना पड़ा, बेरोजगारी बढ़ गई। उसके साथ साथ साथियों, जहां बेरोजगारी बढ़ी है वहीं हमारे प्रदेश के अंदर नशा बढ़ गया, अपराध बढ़ गया। आज इस प्रदेश का किसान दुखी है, आज इस प्रदेश का मजदूर दुखी है, आज इस प्रदेश का व्यापारी और कर्मचारी दुखी है। आज पूरा प्रदेश इस भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना चाहता है। वहीं साथियों, जो कांग्रेस पार्टी सत्ता के सपने ले रही है, जो कांग्रेस पार्टी रोजाना ये कह रही है कि हम सत्ता की तरफ बढ़ रहे हैं, हम सत्ता में आ रहे हैं, उस पार्टी की हालत ऐसी है, उनके नेताओं के बोल इस किस्म के हैं कि आज वो हमारी दलित महिलाओं को अपमानित करने का काम करते हैं। आज उनके नेता इस किस्म की भाषा का प्रयोग करते हैं जो मैं आपके सामने बोल करके बता भी नहीं सकता। आज उनके पास चुनाव लड़ाने के लिए उम्मीदवार भी नहीं है। आज हाशिए पे कांग्रेस आकर के खड़ी हो गई है। आज तो साथियों, कांग्रेस सत्ता में आने के लिए किस तरह के लोगों के साथ लुभावने वायदे करने का काम कर रही है। मैं पिछले दिनों अखबारों में ऐड देख रहा था, उन ऐड में लिखा हुआ था कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी 300 यूनिट बिजली फ्री कर देगी, लिखा हुआ था कि 6000 पेंशन कर देंगे, उसमें लिखा हुआ था गरीब को 100 गज का प्लाट दे देंगे। उसमें अनेक ऐसे वायदे लोगों के साथ कर रहे थे और ये कह रहे थे कि आप हमें सत्ता में लेकर के आओ। ये केवल सत्ता का लॉलीपॉप था, ये केवल आपको लुभाने की बात थी। वायदे तो पूरे किए थे चौधरी देवीलाल ने, और जो वायदे हम आपके बीच में करेंगे, हम आपसे वायदा करते हैं चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। और जो वायदा आज मैं आपके बीच में करके जाऊंगा, उन वायदों को बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनने के बाद हम पहली कलम से पूरा करने का काम करेंगे। वायदे अगर पूरे किसी ने किए तो उत्तर प्रदेश के अंदर बहन मायावती ने मुख्यमंत्री बनने के बाद किए थे। जहां गरीब को नौकरी दी, वहीं गरीब आदमी को कैसे अमीर आदमी के बरोबर खड़ा किया जाए, इसलिए उन्होंने उनको कम ऋण के ऊपर पैसा दे करके ऊपर आगे बढ़ाने का काम किया था। कैसे गरीब आदमी का उत्थान हो, इसके लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी थी। आज जो वायदे मैं आपके बीच में करूंगा, आप हमें सत्ता में लेकर के आओ, सरकार बढ़ाओ। आपकी सरकार बनने के बाद जो बातें आज मैं आपके बीच में कह करके जाऊंगा, उनको पूरा करने का काम करूंगा। साथियों, मैं आपसे एक बात, कोई भी वायदा आपसे करने से पहले आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। अगर आप मेरी बात से सहमत होंगे तभी मैं आपके सामने अगली बात रखने का काम करूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको मेरी कही हुई बात पे विश्वास और भरोसा है या नहीं है? आपको यह विश्वास है कि जो बात मैं आपके बीच में कह करके जाऊंगा, सत्ता में आने के बाद उसको पूरा भी करके दिखाऊंगा? अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो एक बार दोनों हाथ उठा करके कहो कि सहमत हैं। साथियों, चौधरी देवीलाल जी ने 100 रुपया पेंशन बढ़ाई थी, आज से 35 वर्ष पहले बढ़ाई थी। वो 100 रुपया आज के 10,000 से भी ज्यादा है। आज किसी ने पेंशन बढ़ाई तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया था। साथियों, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं 6,000 करेंगे। मैं उन कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं, 10 साल राज था, कहां मर गए थे तुम? तब तुमने पेंशन क्यों नहीं बढ़ाई? आज केवल लालच दिया जा रहा है। ये रीत चौधरी देवीलाल ने चलाई थी, इस रीत को आगे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बढ़ाया था और इसको और आगे ले जाने का काम
बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी दोनों मिलकर के करेगी। हम 100 रुपये वाली पेंशन 7500 रुपया महीना करके बुजुर्गों का मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। वही साथियों, आज हमारे प्रदेश में बेरोजगारी देश में सबसे ज्यादा है। 2 लाख से ज्यादा पद सरकारी नौकरियों के खाली पड़े हैं। मैं अनेक गांवों में गया हूं। छोटे छोटे बच्चे जो है पलायन करके विदेशों में अपनी जमीनें बेच के, हम उन बच्चों के लिए अच्छी पॉलिसी बनाने का काम करेंगे। और वहीं हर घर से एक पढ़े लिखे नौजवान बच्चे को, चाहे वो बेटा है बेटी है, उसको सरकारी नौकरी कानून बना करके देने का काम करेंगे। जो बच्चा नौकरी से वंचित रह जाएगा उसे मायूस नहीं होने देंगे। हम उस बच्चे को जब तक नौकरी नहीं लग जाएगा 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देकर के उसका मान सम्मान बढ़ाएंगे। वहीं उसके साथ साथ हमारी लाखों हजारों की संख्या में माताएं बहनें आई बैठी है। मोदी इनसे झूठ बोल रहा था, कह रहा था कि मैं माताओं बहनों को चूल्हे से पूछा छुड़ा दूंगा, कहता था घर घर में गैस का कनेक्शन पहुंचा दूंगा, गैस का सिलेंडर मुफ्त में दूंगा। आज कांग्रेस वाले कहते हैं 500 का कर देंगे। ये 10 साल में जो 250 रुपए में चौटाला साहब के राज में मिला करता था, इन्होंने महंगा किया था, महंगाई बढ़ाई थी। ये लोग आज केवल बरगलाने के लिए, आज केवल वोट हासिल करने के लिए इस तरह की बात कहते हैं। आपको माताओं बहनों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सरकार बनाओ। संगठन की सरकार बनने के बाद फिर मैं भरी सभा में आपसे वायदा करता और कहता हूं कि सरकार बनने के बाद महीने की 1 तारीख को हरियाणा प्रदेश की बहुजन समाज और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार की तरफ से आपको गैस का सिलेंडर हर महीने मुफ्त में मिला करेगा। जहां आपको गैस का सिलेंडर फ्री में दूंगा, वहीं माताओं और बहनों को 1100 रुपए उस सिलेंडर के साथ आपके खाते में जमा कराऊंगा, ताकि आपकी रसोई बढ़िया चले, किसी किस्म की दिक्कत ना आए। वहीं उसके साथ साथ साथियों 4 काम और करूंगा। मुफ्त में पानी पीने का हर घर में टूंटी पहुंचा करके देने का काम करेंगे। ये तो बिजली के कहते हैं 300 यूनिट माफ करेंगे, मैं कहता हूं बिजली के मीटर पड़वा करके मनोहर लाल खट्टर के घर भिजवा दूंगा। हर किसी को डोमेस्टिक लाइट का 1 नया पैसा बिल नहीं भरना पड़ेगा। पूरा बिजली का बिल माफ करेंगे। सोलर सिस्टम लगाएंगे गांव गांव में, और हर गांव में बिजली की सप्लाई मुफ्त में देने का काम करेंगे। वहीं उसके साथ साथ ओल्ड पेंशन स्कीम को भी लागू करेंगे। जिस कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म करी थी, मैं कर्मचारियों से कहना चाहूंगा, मौका आ गया बदला लेने का। यही तरीका है बदला लेने का। अब आप इसके साथ साथ आपकी पेंशन जहां बहाल करूंगा, वहीं कांग्रेस को सबक सिखाओ जिस कांग्रेस ने आपकी पेंशन काटने का काम किया था। जहां बिजली और पानी मुफ्त करेंगे, वहीं ऐसे स्कूल गांव में बना करके दूंगा कि शहर के बच्चे चल करके गांव के स्कूल में पढ़ने आया करेंगे और शिक्षा मुफ्त में प्राप्त करने का काम करेंगे। वहीं उसके साथ साथ परमात्मा ना करे कोई बड़ा बुजुर्ग या कोई भी घर का मेंबर बीमार हो जाए, साथियों कांग्रेस वाले कहते हैं 20 लाख तक का इलाज मुफ्त कराएंगे, कोई कहता है 10 लाख तक का कराएंगे। मैं आपसे भरी सभा में कह रहा हूं, आप सरकार बनाओ। हरियाणा प्रदेश का नागरिक परमात्मा ना करे कभी बीमार हो, हरियाणा स्वच्छ स्टेट बनकर के रहे। अगर कोई बीमार हो जाएगा तो चाहे कलकत्ता बंबई जाके भी इलाज कराए, हम उसका इलाज मुफ्त में कराने का काम करेंगे, 1 पैसा उसका खर्च नहीं होने देंगे। वहीं उसके साथ साथ साथियों, आज जो नौकरियां जिस तरह से आज हरियाणा प्रदेश के अंदर पर्ची खर्ची की बात की जाती है, ये पर्ची खर्ची वालों के तो करोड़ों करोड़ों रुपए दफ्तरों में पकड़े गए हैं। वहीं उसके साथ साथ आज अनुसूचित जाति के लोगों को, आज बैकवर्ड क्लास के लोगों को आज कौशल रोजगार योजना के तहत नौकरी से वंचित किया जा रहा है। हम इस कौशल रोजगार योजना को खत्म करेंगे, पक्की नौकरी का प्रबंध करेंगे। और वहीं उसके साथ साथ जो आंगनवाड़ी वर्कर है, उसके साथ साथ जो आपकी आशा वर्कर है, और उसके साथ साथ जो सफाई का कर्मचारी है, और उसके साथ जो आपका नरेगा का कर्मचारी है, हम उनको पक्का करने का काम करेंगे। वही नरेगा के मजदूर की दिहाड़ी 700 रुपया करने का काम करूंगा, और उसके साथ 365 दिन काम मिले इसका भी इंतजाम करके देने का काम करूंगा। वहीं साथियों गरीब आदमी को 100 गज के प्लाट देंगे,
चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत आपको पक्का मकान बना करके भी देने का काम करेंगे। वहीं आज हर व्यक्ति पोर्टल से दुखी है, परेशान है, हर कोई पोर्टल बंद करवाना चाहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भी पोर्टल बंद करवाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? अगर पोर्टल बंद कराना चाहते हो तो बोल के बताओ पोर्टल बंद होना चाहिए। आप पोर्टल बंद कराना चाहते हो, सरकार बनाओ, सारे पोर्टल खत्म कर देंगे, केवल और केवल राशन कार्ड होगा जिससे आपको सारी सुविधाएं प्रदान करने का काम करेंगे। ये सारी बातें आपके सामने कहने के लिए आज आपके बीच में आया हूं। मैं उम्मीद करूंगा कि 5 तारीख तक दोनों पार्टी के कार्यकर्ता सारे के सारे साथी जो है लगातार 5 तारीख तक एक एक घर में जाएंगे और जो बातें मैंने आपके बीच में कही है उन बातों का प्रचार और प्रसार करेंगे, लोगों का दिल जीतेंगे और फिर से 20 साल का संन्यास खत्म करेंगे और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन पार्टी को सत्ता में लेकर के आएंगे। मैं जब यात्रा पे था, जब मैं परिवर्तन यात्रा कर रहा था, सावन का महीना था, नरवाना विधानसभा क्षेत्र के गांव में आया था। मेरी माताएं बहनें टोलियां बना करके मुझे कभी किसी दरख्त के नीचे बैठे मिल रही थी, कोई मंदिर में बैठी मिल रही थी, कोई किसी दरवाजे में मिल रही थी। मैं उनसे पूछ रहा था कि आप यहाँ बैठ करके क्या कर रही हो? कह रही है सावन का महीना है, हम सत्संग कर रही हैं। मैंने कहा इस सत्संग के लिए कोई जगह नहीं है। कहने लगी हमारे पास कोई जगह नहीं है। मैं माताओं बहनों को विश्वास दिलाता हूँ, सरकार बनने के बाद हर गांव के अंदर माताओं और बहनों के लिए सत्संग भवन बना करके भी देने का काम करूंगा। साथियों, बातें बहुत सारी थी आपके बीच में कहने के लिए, लेकिन बहन मायावती जी को वापस जाना है। इनके हेलीकॉप्टर की उड़ान 3:30 बजे से बाद में उनको दिक्कत आएगी, इसलिए मैं आपके बीच में आपका समय न लेकर के आप सबसे एक आग्रह करूंगा कि बहन मायावती जी जब तक आपको एक एक बात कह ना दे, कोई भी साथी अपनी जगह से हिलेगा नहीं। सब साथी बहन मायावती जी का संदेश सुन करके जाएंगे। वहीं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी भी आप सबको आशीर्वाद देने का काम करेंगे। आप लाखों की संख्या में आए, आपने लाखों की संख्या में आकर के आज चौधरी देवीलाल के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि अब की बार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन पार्टी की सरकार बनाने में बड़ा योगदान करने का काम करोगे। एक बार चौटाला साहब को और बहन मायावती जी को विश्वास दिलाओ कि हम आपकी सरकार बनाने जा रहे हैं। दोनों हाथ खड़े करके जोर से कहो सरकार बनाने जा रहे हैं। आप सब ने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। सम्मानित साथियों, अब हम आमंत्रित करते हैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री, इस देश के शोषितों, पीड़ितों, गरीबों की मसीहा, सर्वे समाज के मान और सम्मान का प्रतीक आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से निवेदन पूर्वक आग्रह करते हैं कि आएं और इस जनसभा को संबोधित करने का काम करें। सम्मानित साथियों, गंभीरता से सुनना, गंभीरता से। हुटिंग कोई नहीं करेगा, कोई व्यक्ति हुटिंग नहीं करेगा। बिल्कुल गंभीरता से सुन करके गंभीरता से सरकार बनाने का काम करो। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। भारतीय राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी व वरिष्ठ राष्ट्रीय महासचिव चौधरी अभय चौटाला जी के नेतृत्व में तथा बीएसपी हरियाणा प्रदेश यूनिट आदि के भी अथक प्रयासों से आज माननीय चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सम्मान दिवस के रूप में हो रही इस विशाल महारैली में इकट्ठा हुए भारतीय राष्ट्रीय लोकदल व बहुजन समाज पार्टी के बने
इस गठबंधन के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी, नेता एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग माननीय चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिन को इसे सम्मान दिवस के रूप में मनाने के साथ साथ यहाँ हरियाणा प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपने बने इस गठबंधन के उम्मीदवारों के भी समर्थन में हमें सुनने के लिए यहाँ भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और जिनको अर्थात गठबंधन के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी व वरिष्ठ राष्ट्रीय महासचिव चौधरी अभय चौटाला जी और इनके सभी साथीगण तथा बीएसपी के भी नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद व यहाँ के संयोजक श्री रणधीर बेनीवाल और इनके भी सभी साथीगण पूरे जी जान से लगे और इस गठबंधन को इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी श्री ओम प्रकाश चौटाला जी का भी पूरा समर्थन व आशीर्वाद प्राप्त है, जो हमारे बीच में यहाँ मौजूद भी हैं। और अब मैं यहाँ आपके हरियाणा प्रदेश में अपने इस गठबंधन की, अपने बने इस गठबंधन की सरकार बनाने के संबंध में कुछ जरूरी बातें आप लोगों के सामने रखूं, लेकिन इससे पहले मैं माननीय चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस पर इनको शत शत नमन व अपने हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ ही इनकी देश व जन सेवा को भी पूरे तहे दिल से आदर सम्मान करती हूँ। हालांकि इनके बारे में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि ये देश के उप प्रधानमंत्री व हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। साथ ही इन्होंने यहाँ के हरियाणा को अलग से राज्य बनाने में भी अपनी काफ़ी सक्रिय व निर्णायक भूमिका निभाई है। किसानों के हित के लिए इन्होंने काफ़ी संघर्ष व आंदोलन भी किया है, जिसमें वे जेल भी गए हैं। इसके पूर्व में देश की आज़ादी के लिए भी इनका सराहनीय योगदान रहा है, जबकि कांग्रेस के राज में लगी इमरजेंसी में इनको भी जेल में जाना पड़ा है। इसके साथ साथ ये सामाजिक क्षेत्र में व राजनीति में भी काफ़ी सक्रिय रहे हैं। ये अपनी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय लोकदल के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। इस प्रकार से ये सीधे तौर पर देश व आम जनता से जुड़े रहे हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व वे अपने समय में खासकर खुद के अपने समाज में तथा किसानों में भी अति लोकप्रिय रहे माननीय चौधरी देवीलाल जी का आज जन्म दिवस है, जिनकी जयंती को सम्मान दिवस के रूप में मनाने व इनके इस कार्यक्रम में मेरे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के साथ साथ अपने गठबंधन के सभी छोटे बड़े सम्मानित नेता एवं कार्यकर्तागण आदि भी यहाँ भारी संख्या में पहुँचे हैं। तो उसके लिए मैं खासकर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी व चौधरी अभय चौटाला जी को तथा इनके परिवार के सभी सदस्यों को व इनके सभी अनुयायियों व समर्थकों आदि को भी इस शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। जो ये लोग उनके बताए हुए रास्तों पर चलकर उनके कारवां को आगे बढ़ाने में पूरे जी जान से लगे हैं। और वैसे भी इस समय यहाँ विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में यदि बीएसपी व इनेलो का बना ये गठबंधन अपनी सरकार बना लेता है
तो फिर यही इनके लिए इस बार इनको सच्ची श्रद्धा भी होगी। इस उम्मीद के साथ ही यहाँ हो रहे विधानसभा चुनाव में अब मेरा ये कहना है कि अपने देश को आज़ाद हुए व भारतीय संविधान को भी लागू हुए यहाँ बरसों बीत चुके हैं और इस लंबी अवधि में केंद्र व आपके हरियाणा प्रदेश में भी विभिन्न विरोधी पार्टियों की सरकारें रही हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इस दौरान आपके यहाँ हरियाणा प्रदेश में भी अधिकांश विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में सर्व समाज में से दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। जिनकी सरकारों की गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि को अब इन्हें और ज़्यादा आजमाने की ज़रूरत नहीं है और इस मामले में विशेषकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को मैं ये बताना जरूरी समझती हूँ कि इन वर्गों को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से भारतीय संविधान के तहत मिले कानूनी अधिकारों में से खासकर सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की सुविधा मिली है तो उसे भी यहाँ शुरू से ही कांग्रेस पार्टी और अब बाद में बीजेपी व इनके गठबंधन दल तथा अन्य पार्टियों की भी रही सरकारों की जातिवादी सोच व मानसिकता के चलते इन्हें अभी तक भी आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन वर्गों के लोगों को अभी तक भी इन्हें आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है और अब तो इनके इस आरक्षण को ये पार्टियां मान्य कोर्ट की आड़ में इसे प्रभावहीन बनाने में वे खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई है। और इसका खास उदाहरण दिनांक 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिया गया निर्णय है, जिस पर कांग्रेस, बीजेपी व इनके सहयोगी दल अभी तक भी अपनी चुप्पी साधे हुए हैं। और इस संदर्भ में यदि केंद्र की भाजपा सरकार की व कांग्रेस की तथा इनके गठबंधन दलों की भी नीति व नियत साफ होती तो फिर ये सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण को लेकर आए निर्णय में जिसमें कोर्ट ने एससी व एसटी के आरक्षण में वर्गीकरण व क्रीमी लेयर आदि को लागू करने की बात कही है, जो उसे खत्म करने व फिर करने की बात कही है तो उसे खत्म करने व फिर से पूर्व की स्थिति में लाने के लिए विशेष सत्र बुलाकर संवैधानिक संशोधन विधेयक जरूर लाती यदि इनकी नियत साफ होती तथा उसे पास भी जरूर करवाती और इसके लिए पूरा विपक्ष मिलकर सरकार पर दबाव भी जरूर बनाता। और हम भी देखते हैं कि विपक्ष कितना दलितों और आदिवासियों के आरक्षण के साथ है, लेकिन ऐसा करना तो बहुत दूर की बात रही, बल्कि इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस आए निर्णय पर कुछ भी खुलकर नहीं बोला है। और इस मामले में केंद्र की भाजपा सरकार व अधिकांश सभी विरोधी पार्टियां अभी तक भी चुप्पी साधे हुए हैं। इतना ही नहीं बल्कि अब SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण व क्रीमी लेयर को भी लागू करने का ये कार्य माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों के ऊपर ही छोड़ दिया है, जो अब अपने हिसाब से इसका पूरा राजनीतिक फायदा भी उठाएंगे। साथ ही इसकी आड़ में इन वर्गों को बांटकर इन्हें आपस में भी लड़ाएंगी, अर्थात अब ये पार्टियां फूट डालो व राज करो की नीति का भरपूर फायदा उठाएंगे, जबकि संविधान के मुताबिक
किस जाति को SC व ST की सूची में शामिल करना है या नहीं करना है, तो इसका ये अधिकार अभी तक केवल संसद व माननीय राष्ट्रपति जी को ही दिया हुआ था, जिसे 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के आए निर्णय के जरिए वापस लेकर इसे अब सीधे राज्य सरकारों को ही दे दिया गया है, जिससे अब इन वर्गों के साथ काफी ज्यादती होगी। अर्थात इनका अब ये आरक्षण ना के बराबर ही रह जाएगा। और अब कांग्रेस के श्री राहुल गांधी ने तो विदेश में जाकर इनके सभी आरक्षण को ही आगे वक्त आने पर खत्म करने का ही ऐलान कर दिया है। लेकिन जब वो भारत में रहते हैं और खास तौर से भारत में रहते हैं और उनको लगता है कि किसी राज्य में चुनाव हो रहा है, तो फिर इधर आकर वो गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं और क्या बोलते हैं इधर आकर कि हम आरक्षण के पक्ष में हैं। बाहर जाकर वो बोलते हैं हम आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं इंडिया में SC ST के, और इधर आकर बोलते हैं कि हम आरक्षण के पक्ष में हैं। आप इसको कांग्रेस की क्या नीति समझेंगे? ये कांग्रेस की दोहरी नीति है, ये स्पष्ट नीति नहीं है। ये भी आप लोगों को समझना चाहिए। तो ऐसी कांग्रेस पार्टी जो SC ST के आरक्षण के बारे में कहती कुछ और करती कुछ है, तो आपको इस पार्टी को, जो इस बार हरियाणा में तो विधानसभा का आम चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में खास तौर से दलितों को इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। इसलिए इन वर्गों के लोगों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जो इन्हें आरक्षण का ये संविधानिक अधिकार मिला है, ये कोई कांग्रेस ने नहीं दिया है। ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने SC ST वर्गों के लोगों को जो आरक्षण की सुविधा दिया है, ये संविधानिक अधिकार परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आप लोगों को दिया है। तो इसे बचाने के लिए अब इन सभी विरोधी पार्टियों को यह आपके हरियाणा प्रदेश में हो रहे विधानसभा आम चुनाव में कतई भी अपना वोट नहीं देना है। यदि आप लोगों को इससे बचाना अपने आरक्षण को, तो आप लोगों को कांग्रेस BJP एंड कंपनी के लोगों को कतई भी अपना वोट नहीं देना है। जो अभी तक भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस आए निर्णय के संदर्भ में कुछ भी खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में अब इन वर्गों को इस चुनाव में अपने बने इस गठबंधन की सरकार बनाकर इसे लागू होने से तब तक लटकाकर व रोक कर रखना है जब तक केंद्र की सरकार कोर्ट के इस निर्णय को संवैधानिक संशोधन के जरिए खत्म करके इसे पुरानी स्थिति में बहाल नहीं कर देती है। इसको आपको राज्यों में पास नहीं होने देने का, इसको लटका के रखना है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, निर्णय को। कब तक? जब तक केंद्र की सरकार कोर्ट के इस निर्णय को संवैधानिक संशोधन के जरिए खत्म करके इसे पुरानी स्थिति में बहाल नहीं कर देती है। और इसके लिए अब आप लोगों को इस चुनाव में या उन सभी विरोधी पार्टियों को सत्ता में आने से जरूर रोकना है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आए इस निर्णय के पक्ष में है, समर्थन में है। और इनके स्थान पर अब आपको एक तरफा अपना वोट केवल BSP व इनेलो के बने अपने इस गठबंधन को ही देना है, ताकि सत्ता में आकर यहाँ आपके स्टेट में, आपके हरियाणा प्रदेश में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आए इस निर्णय पर कुछ हद तक अंकुश लगाया जा सके। जब तक पार्लियामेंट में ये संशोधन बिल पास नहीं होता है, तो कम से कम ये गठबंधन की सरकार बनती है तो हम उसको लागू नहीं होने देंगे, इसको लटका कर रखेंगे। तो ये इसके लिए आप लोगों को अपने गठबंधन की सरकार बनाना बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ विरोधी पार्टियों की ज़्यादातर रही जातिवादी
मानसिकता के चलते देश में आज़ादी के बाद शुरू में केंद्र एवं अधिकांश राज्यों में भी काफ़ी लंबे समय तक सत्ता में आसीन रही कांग्रेस पार्टी ने व इनके सहयोगी दलों ने भी, और अब पिछले कुछ वर्षों से केंद्र एवं काफ़ी राज्यों में भी बीजेपी व अन्य जातिवादी पार्टियों की भी रही सरकारों ने इनका आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है, पूरा नहीं भरा है। आपके हरियाणा प्रदेश में भी काफ़ी सीटें खाली पड़ी हुई हैं, जबकि यूपी में जब मेरे नेतृत्व में 4 बार सरकार बनी, मैंने विशेष अभियान चलाकर जो सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन कोटा अधूरा पड़ा था या पूरा नहीं था, उसको मैंने विशेष अभियान चलाकर इसको पूरा कराया था। इसे फिर अंत में अधिकांश, और ये क्यों नहीं भरते हैं कांग्रेस बीजेपी जो अन्य पार्टियां इनका आरक्षण का कोटा ये पूरा क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि लोग भूल भाल जाएंगे और इससे फिर अंत में अधिकांश किसी न किसी रूप में फिर ये पार्टियां इनकी नौकरियों को सामान्य वर्गों को ही दे देती हैं। पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने मान्य कोर्ट की आड़ में काफ़ी हद तक खत्म ही कर दिया है, और इस मामले में लगभग यही खराब स्थिति हमें यहाँ के हरियाणा प्रदेश में भी देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ ही अब इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्यों में भी ज़्यादातर सरकारी कार्य यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण आपके यहाँ हरियाणा प्रदेश सहित पूरे देश में अब इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। और अब इससे पूरे देश में दलितों व आदिवासियों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जबकि अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को भी ये मालूम होना चाहिए इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की ये सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में नहीं बल्कि बीएसपी के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से ही केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार में ही मिली थी, जिसके लिए बीएसपी को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था, जिसका भी अब यहाँ जातिवादी विरोधी पार्टियों की चल रही सरकारें इन्हें पूरा लाभ नहीं दे पा रही हैं। इसके साथ ही श्री बीपी सिंह की सरकार में ही इन वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी यहाँ भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे, जो इनको बहुत पहले ही ये सम्मान मिल जाना चाहिए था, जिसके लिए विशेषकर कांग्रेस पार्टी प्रमुख तौर से जिम्मेवार व कसूरवार भी है। इससे इन वर्गों के प्रति इस पार्टी की हीन व जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है, जिसने इनके कारवां को आगे बढ़ाने वाले वे हर मामले में समर्पित व्यक्तित्व मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर केंद्र में रही इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार के चलते हुए एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया गया था। इन वर्गों के मामले में यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ, केंद्र द्वारा लोकसभा व विधानसभा चुनाव में महिलाओं को जो 33% आरक्षण देने की बात कही गई है, तो उसमें SC ST व OBC वर्गों की महिलाओं को अलग से कुछ भी आरक्षण नहीं दिया गया है। इसके साथ ही इन वर्गों के लोगों को जुल्म जाति से निजात दिलाने के लिए जो भी नियम व कानून आदि बने हैं, तो उन पर भी केंद्र व अधिकांश राज्यों की सरकारें सही से अमल नहीं कर पा रही हैं, जिससे अब यहाँ खासकर दलितों व आदिवासियों के ऊपर शोषण करने वाले लोगों का, अति पिछड़े वर्गों के लोगों के ऊपर भी शोषण करने वाले लोगों का मनोबल और भी ज़्यादा बढ़ रहा है।
और ये सब हमें यहाँ आपके हरियाणा प्रदेश में भी काफ़ी कुछ देखने के लिए मिल रहा है। इसी प्रकार हमें पूरे देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर मामले में कोई खास अच्छी नज़र नहीं आती है। इतना ही नहीं बल्कि अपर कास्ट समाज में व जाट समाज में भी खासकर गरीब लोगों की भी आर्थिक स्थिति अभी भी यहाँ आपके प्रदेश सहित पूरे देश में काफ़ी ज़्यादा खराब व दयनीय ही बनी हुई है। इसके अलावा आपके हरियाणा प्रदेश सहित पूरे देश में सर्व समाज में से विशेषकर यहाँ गरीब, मजदूर, किसान, कर्मचारी, व्यापारी एवं अन्य मेहनतकश लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर अभी भी हमें काफ़ी ज़्यादा दुखी ही नजर आते हैं। और इनमें भी किसान वर्ग तो केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा बनाई गई इनकी गलत नीतियों के कारण अब काफ़ी ज़्यादा परेशान व आंदोलित भी रहा है और अभी भी है। लेकिन इन सब की मुख्य वजह हमारी पार्टी केंद्र व आपके हरियाणा प्रदेश में भी यहाँ अब तक की रही अधिकांश विरोधी पार्टियों की रही सरकारों की गरीब व किसान विरोधी तथा जातिवादी, पूंजीवादी व संकीर्ण मानसिकता के तहत बनाई गई इनकी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली को ही काफ़ी हद तक जिम्मेवार मानकर चलती है। और इस मामले में खासकर इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से ही आए दिन यहाँ पूरे देश में आपके हरियाणा प्रदेश में भी गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। जबकि इस मामले में शुरू से ही हमारी पार्टी केंद्र व राज्यों की सरकारों से भी हर स्तर पर ऐसी नीति अपनाने की लगातार ये मांग करती आ रही है कि देश में कुछ गिने चुने पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि का विकास होने के बजाय बल्कि यहाँ सर्व समाज में से गरीब व आम लोगों का ही विकास होना चाहिए। तभी फिर सही मायने में यहाँ की आम जनता अपनी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई व अन्य और सभी समस्याओं से भी काफ़ी हद तक निजात पा सकती है। इसके साथ साथ अभी भी अपने देश में भ्रष्टाचार हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, जिससे आपका अपना खुद का हरियाणा प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है। और इन सब का मुख्य कारण हमारी पार्टी आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में तथा आपके खुद के अपने हरियाणा प्रदेश में भी ज़्यादातर सत्ता यहाँ गलत पार्टियों में से खासकर कांग्रेस व बीजेपी आदि के हाथों में ही आने को मानकर चलती है। और इन पार्टियों को हमारी पार्टी इसलिए भी जिम्मेवार मानकर चलती है क्योंकि शुरू से ये पार्टियां केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज़्यादातर यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की ही आर्थिक मदद से सत्ता में आती रही हैं। और सत्ता में आ जाने के बाद फिर ये पार्टियां अधिकतर मामलों में अपनी आर्थिक एवं अन्य सभी नीतियां यहाँ गरीब व आम जनता की समस्याओं को दूर करने के हिसाब से तैयार नहीं करती हैं, बल्कि देश के उन बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही फायदा पहुंचाने के हिसाब से अपनी अधिकांश नीतियां तैयार करती है, जिनके धन व बल से चुनाव लड़कर ज़्यादातर ये पार्टियां केंद्र व आपके राज्य सहित देश के अन्य राज्यों में भी अभी तक यहाँ सत्ता में आती रही हैं, जिसके कारण ही अब पूरे देश में व आपके खुद के अपने प्रदेश में भी अभी भी हमें यहाँ सर्व समाज के लोग, गरीब लोग अधिकांश मामलों में अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा दुखी व परेशान ही नजर आते हैं। जबकि पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जो विरोधी पार्टियों की तरह देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की आर्थिक मदद से नहीं
बल्कि अपनी पार्टी के ही आम कार्यकर्ताओं की आर्थिक मदद से चुनाव लड़कर यहाँ केंद्र व राज्यों की सत्ता में आना चाहती है, ताकि हमारी पार्टी सत्ता में आने के बाद फिर बिना किसी दबाव के वे आज़ाद होकर सर्व समाज के लोगों की सभी समस्याओं का समाधान करके उन्हें हर मामले में वे हर स्तर पर यहाँ खुशहाल बना सके। और इसी आधार पर चलकर ही आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी ने अपने नेतृत्व में वहाँ सरकार भी बनाई है। और हमने अपनी सभी चारों रही सरकारों में अपनी पार्टी की विचारधारा एवं सिद्धांतों के तहत चलकर वैसे तो वहाँ सर्व समाज के हितों का पूरा ध्यान रखा है, लेकिन सभी मामलों में प्राथमिकता पहले हमने वहाँ सर्व समाज में से विशेषकर उन दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, अक़लियत समाज के लोगों को तथा गरीब एवं असहाय लोगों को ही दी है, जिनकी वहाँ हर मामले में व हर स्तर पर सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में उनकी हीन, जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच होने के कारण काफ़ी ज़्यादा उपेक्षा की गई है। इसके अलावा हमारी पार्टी की रही सरकार ने वहाँ विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के साथ साथ छात्रों, युवाओं, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के हितों में भी अनेकों महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिनसे उन्हें काफ़ी ज़्यादा लाभ पहुंचा है। और इतना ही नहीं, आपके हरियाणा प्रदेश में तो कांग्रेस केवल थोड़ी सी जगह देने की बात करती है। जो आवासहीन लोग हैं, जिनके पास अपने ज़मीन नहीं है घर बनाने के लिए, वो थोड़ी सी कुछ गज देने की बात करती है कि ये ज़मीन हम यहाँ के गरीब लोगों को देंगे। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि जब उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार थी तो हमारी पार्टी की सरकार ने केवल उनको खाली ज़मीन नहीं दी, बल्कि ज़मीन पर उनके 2-2 कमरों के पक्के मकान भी सरकार की ओर से फ्री बना कर दिए थे। और जहाँ पर इनको ये पक्के मकान बना कर दिए, उनकी बस्ती डेवलप की, शिक्षा, चिकित्सालय, अन्य और सभी सुविधाएं हमने वहाँ इन लोगों को उपलब्ध कराई थी। केवल खाली प्लॉट नहीं दिया था, हमने पक्के मकान बना कर दिए और जो रोजमर्रा की ज़रूरतें हैं उनको भी हमने उनकी बस्तियों में पूरा किया। और इतना ही नहीं, आपको याद होगा जब मान्यवर श्री कांशीराम जी जीवित थे और हरियाणा प्रदेश में आते थे, आप लोग बड़े दुखी थे कि हमारे पास रोटी रोजी के साधन नहीं है, हमारे पास खेती करने के लिए ज़मीन नहीं है। तो उस समय आप लोग एक नारा लगाते थे कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। आप लोग एक नारा लगाते थे, लेकिन वो नारा आपका पूरा नहीं हो पा रहा था हरियाणा में। और ये कब होगा? जब आपकी सरकार बनेगी। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में 4 बार हमें सरकार बनाने का मौका मिला तो उत्तर प्रदेश में हमने बड़ी संख्या में लाखों